हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जैसा आपने टाइटल में देख भी लिया होगा, हम बात करेंगे कि जो अभी 2026 में हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो ये जो एग्ज़ाम है वो आपका रहने वाला है नाउ और नेवर, बिकॉज़ जो हमारी वैकेंसीज़ हैं एचपीएससी की वो लास्ट 2023 में आई थी और अब इलेक्शंस भी हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है गवर्नमेंट को हरियाणा में आए हुए। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। पता नहीं गवर्नमेंट इसको एज अ प्रेशर मानती है या जस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी। पर जो भी बात है कुल मिला के एक जो नटशेल में आपको मैं बात बोलूँ तो ये है कि इस ईयर एंड के में एक्सपेक्टेड है कि हमारी एचपीएससी की टीचिंग वैकेंसीज आ जाएंगी, जिसमें पीआरटी से लेकर पीजीटी में काफ़ी हद तक वैकेंसी आएंगी। बीच बीच में इन्होंने वैकेंसीज निकाली भी हैं, लाइक डेटा रिलीज़ किया है, और जिसे हम पूरा पूरा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हमारा ईयर एंड यानी 2026 के एंड तक हमें एचपीएससी में वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम भी हमारा इसी ईयर हो जाएगा, बट फॉर श्योर वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आ जाएगी। एग्ज़ाम अगर होगा तो दिसंबर तक हो जाएंगे, या फिर हमारा नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स भी इसके हो जाएंगे। तो इसलिए उस पर्पज़ के हिसाब से हमें ये वाला जो एस्टेट है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसके बाद इलेक्शंस के जो मिड में जब 2.5-3 साल हो जाते हैं इलेक्शन को जीते हुए, तभी गवर्नमेंट जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स निकालती है। यही पैटर्न रहा है हमारा। तो अगर आपको इसी साल या बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब टीचिंग सेक्टर में फ़िक्स करनी है, तो ये एस्टेट निकालना आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अपनी जान लगा दीजिए, सारी मेहनत लगा दीजिए और ये एस्टेट निकाल दीजिए। और बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर हम बिल्कुल स्मार्टली और स्ट्रैटेजी से इसको प्रिपेयर करें, इसको रेडी करें अगर इस एग्ज़ाम को, तो हमारा बहुत इजीली एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ डेटाज़ पे, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम इसको यूज़ किया था, वो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, बुक्स वगैरह के बारे में अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो मैं इसी में शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ एक छोटी सी वीडियो बना के मैं प्रॉपर आपको बुक्स के बारे में गाइड कर दूँगी। ऑल्दो मैंने शायद फ़ेब में भी एक वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस थे, बट हुआ नहीं। तो उसमें भी मैंने अपना पूरा स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो बहुत लोगों ने पसंद भी किया और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। बट एक स्मॉल जस्ट बुक के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, कोशिश करूँगी इसी वीडियो में शामिल करने की। तो चलिए बात कर लेते हैं, अब पूरा समझ लेते हैं एस्टेट कैसे है और हमें 30 डेज़ में अपना एस्टेट कैसे कवर करना है। देखो, तो जो हमारा 2026 का एस्टेट है वो हमारा होने वाला है डू और डाई या नाउ और नेवर, क्योंकि इसके बाद हो सकता है बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हों जिनकी एज का इशू आ जाए बीच में। ठीक है, कि नेक्स्ट वैकेंसी के टाइम उनकी एज ही निकल जाए, ओवर एज हो जाएंगे, या फिर वो कहते हैं ना कि यार कब तक पढ़ाई करेंगे, तो अब बस पढ़ के और फाइनली सेटल होने का टाइम आ गया है। अब हमें अगले 2-3 साल या 4 साल बाद भी किताबें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो एस्टेट इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला, ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो एचपीएससी है वो एक्सपेक्टेड है, उसकी पूरी पूरी संभावना है कि हमारा दिसंबर 2026 तक बहुत अच्छी खबर हमें देखने को मिल जाएगी। पॉसिबल हुआ तो एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकते हैं, बट एग्ज़ाम का ज़्यादा पॉसिबिलिटी मेरे को जनवरी और फ़ेब 2027 में लग रही है। जस्ट ये एक प्रिडिक्शन मैं कर रही हूँ, इसके पीछे जो प्रीवियस पैटर्न रहा है गवर्नमेंट का, उस पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको ये डेटा बताया है। इसका कहीं पे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं पहले इस चीज़ को लेकर आपको क्लियर कर देती हूँ। तो एस्टेट के लिए हमारी क्या बेस्ट स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, कौन सी बुक्स हैं जो बेस्ट हैं, उन सब के बारे में बात कर लेंगे। बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो भी बुक्स आपके पास हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ आपको डिफरेंट बुक्स बता रही हूँ तो आप वो परचेज़ कर रहे हो। हर बुक अपने आप में अच्छी है, सेम कंटेंट मिलेगा सारी बुक्स में, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है। किसी में मॉक 1-2 एक्स्ट्रा दे देते हैं, किसी में मॉक टेस्ट कम दे देते हैं, या कोई सिर्फ थ्योरी बेस पे होती है। अदरवाइज़ जो कंटेंट है वो सारा सेम रहेगा। तो आप ये मत सोचना कि हमें तो बिल्कुल ही अब फ्रेश बुक्स लेनी पड़ेंगी। आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं तो आप उन्हीं से प्रिपरेशन करो, नहीं है तो जो मैं बता रही हूँ आप परचेज़ कर लेना, और कोशिश करना अगर पीडीएफ मिल जाती है तो सॉफ्ट में उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमें जो हमारी प्रिपरेशन है वो इसी तरीके से स्टार्ट करनी है, दैट नाउ और नेवर, या तो इस बार आप पार हो गए या फिर रह ही गए, ये वाला है सीन। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है हमारा, जो अभी तक एग्ज़ाम डेट जो हमारी डिक्लेयर हुई है वो है 30 और 31 में, ये 2 दिनों में हमारा स्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग हमें अपना एस्टेट जो है प्लान करना है। पहले पीजीटी का होगा और फिर पीआरटी एंड टीजीटी का होगा। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, पहले यानी 30th को हम मान के चल सकते हैं कि हमारा पीजीटी एग्ज़ाम होगा, और 31 को हमारा टीजीटी एंड पीआरटी का एग्ज़ाम होगा। और इस बार अगर कुछ चेंजेस हो तो देख लेते हैं, बाकी यही पैटर्न रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न को आप समझें
तो आपका ये 150 है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ये 150 क्वेश्चन है आपके, 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स के रहेंगे। यानी हमारा हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। 1 मार्क्स इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन हमें 1 मार्क का मिलेगा। 2.5 घंटे का आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो इस एग्ज़ाम की है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ये हमारे लिए, ये जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का जो एक पॉइंट है वो हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। क्योंकि कई बार हमारा गैस वर्क ठीक हो जाता है, मेरा तो नहीं लगता, बहुत कम मेरे तुक्के से ही बैठते हैं। बट जहाँ जब रिवीजन अच्छा होता है तब ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप बिना पढ़े जाओगे और फिर आप सोचोगे कि तुक्का मार देंगे, नेगेटिव नहीं है और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो बिल्कुल फिर आपकी बहुत अच्छी किस्मत है तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ बिना पढ़े आप एग्ज़ाम्स नहीं निकाल सकते। ये एग्ज़ाम इसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि अगर आपने नहीं पढ़ा आप नहीं निकाल पाओगे। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिनको मोर देन 5+ ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, वो अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल उनका एचटेट अब तक नहीं निकला है और वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। इवन पीजीटी क्लासेस ले रहे हैं, 11th-12th पढ़ा रहे हैं, बाद में कोचिंग भी दे रहे हैं। इतना करने के बाद भी उनका एचटेट अब तक नहीं निकला है। रीज़न, क्योंकि वो सीडीपी नहीं कर रहे हैं। और एचटेट में जो सब्जेक्ट के जिस डिटेल में क्वेश्चन आते हैं वो उस डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं वो, क्योंकि 11th-12th में जिस तरीके से पढ़ाते हैं और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी घूम फिर के आ गया तो टीचर भी कंफर्ट जोन में चला जाता है। वो उसी लिमिटेड दायरे में रह के बच्चों को पढ़ाता है जो 11th-12th के लेवल के एग्जाम्स में आते हैं, और ख़ुद भी वो उसका जो लाइक जो बाउंड्रीज हैं वो उस सिलेबस में ही कंस्ट्रेंट होकर रह जाती हैं। जबकि आपका पीजीटी का जो सिलेबस आता है उसमें ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, वो स्किप हो जाता है। प्लस सबसे बड़ा रोल है सीडीपी। ठीक है, एचटेट एग्ज़ाम या कोई भी टेट एग्ज़ाम को फ्रेम ही इस तरीके से किया जाता है कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट के बलबूते पे एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, या फिर आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप 90 आउट ऑफ 60 का है तो आप 60 में से 60 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपने सिर्फ अपना सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने फुल मार्क्स इसमें क्वालिफाई किए और बाकी सब में थोड़ा बहुत गेस वर्क लगाया और आपके 90 मार्क्स बन गए एनी हाउ और आप पास हो गए। ठीक है, तो ये भी मैं बता दूं आपको कि अगर आपको नहीं पता हो तो कि जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल एंड ओबीसी, इनके लिए हमारा 90 मार्क्स है। यानी आउट ऑफ 50 अगर आपके 90 मार्क्स डॉट 90 भी आ गए तो आप क्लियर हो। 90 से अगर आपका 89 भी हुआ तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, और फिर 90 से ऊपर कितने भी हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। जब आपके आगे जॉब के लिए एग्ज़ाम्स होंगे, लाइक एचपीएससी जब फॉर्म निकालेगा उस टाइम आपका सभी क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट फिर से होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब यही एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, उसका सिलेबस अलग से वो देंगे, और वो एमसीक्यू टेस्ट आपका फर्स्ट क्लियर होने के बाद फिर आपको मेन रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे हमारा इस बार केवीएस एएमआरएस में हुआ था। तो सेम इसी टाइप का जो एग्ज़ाम है वो हमारा एचपीएससी कंडक्ट करवाएगा। तो ये एचटेट है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं लाने हैं, जस्ट हमें पास होना है इसमें, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो हमारे टॉपिक्स है वो किस तरीके से हमारे डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये है हमारे टॉपिक्स। अब आप टॉपिक्स को ज़रा समझें। तो हमारा जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये हमारा अकेला कितने मार्क्स का आ रहा है? 30 मार्क्स का। हमारे जो लैंग्वेज है वो भी 30 मार्क्स की है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 15-15 मार्क्स ईच का ये टॉपिक रहने वाला है। जीके के लिए अगर बात करें तो जीके, रीजनिंग एंड मैथ, ये हमारे तीनों मिला के 30 मार्क्स के रहेंगे। तो ऑन एन एवरेज हमारा 10 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट बाइफिकेट हो जाता है, और जो भी आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा अकेला 60 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप पीआरटी में हैं तो पीआरटी में आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? मैथ्स प्लस ईवीएस। ठीक है, आपने इंग्लिश हिंदी यहाँ कर लिया, मैथ आपका यहाँ पे भी आएगा और मैथ आपको यहाँ पे भी करना है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से लेवल के लिए आपको कहाँ तक की क्लासेस आपको पढ़नी है, आपका सिलेबस कितनी क्लास में आपको मिल जाएगा। ये रहा, हाउ टू कवर योर सिलेबस। तो आपका जो लेवल 1 है, ठीक है, वो लेवल 1 हमारा माना जाता है हमारे पीआरटी के लिए। तो जब आप पीआरटी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको 1st to 5th की क्लासेस की बुक्स लेनी पड़ेंगी। मैं सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी। ठीक है, केवीएस एएमआरएस के लिए भी मैंने बोला था कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया। कुछ लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया कि नहीं ऐसे कैसे कह रही हो, एनसीईआरटी कहाँ लिखा है एनसीईआरटी। आप ये बताओ, जब सारा सिलेबस ही एनसीईआरटी के ऊपर बना हुआ है, कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक उठा लो, वो हमेशा अपने डिस्क्लेमर में ये चीज़ बोलता है दैट द सिलेबस इज एज पर द सीबीएसई एंड एनसीईआरटी सिलेबस।
तो जब वो लोग भी एनसीईआरटी को बेस बना के अपना सिलेबस बना रहे हैं, तो आप और हम कौन होते हैं इस चीज़ को डिनाई करने वाले। तो जब भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं, तो उसमें भी सजेस्ट किया जाता है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो। मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाती हूँ बच्चों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी की सेम लाइन एज इट इज़ लाइन उठा के दे दी जाती है उसका एमसीक्यू बना के। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आप हल्के में मत लो। केवीएस और एएमआरएस में भी यही हुआ था, और बाद में काफ़ी लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया, वीडियोस में कमेंट किए थे कि मैम एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि डायरेक्ट आएंगे, ठीक है, मैं ये कभी नहीं कहती कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ, जो एमसीक्यू पार्ट होता है, एमसीक्यू पार्ट में आपका डायरेक्ट उठ के आ सकता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है वहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि एज इट इज़ आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन को मिक्सअप करके ज़रूर बना दिया जाएगा, और एएमआरएस में तो आए भी थे, डायरेक्ट भी आए थे। ठीक है, तो लेवल 1 में हम बात करें तो आप फर्स्ट टू फिफ्थ, बिल्कुल मैं सेफेस्ट चीज़ कर रही हूँ। आप 10 किताबें उठा के पढ़ाओगे कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है आप एक एनसीईआरटी की बुक उठाओ, फर्स्ट टू फिफ्थ की सारी बुक्स कवर कर दो। जो भी आपका सिलेबस, लाइक पीआरटी है तो आपको मैथ्स नहीं बेस करना पड़ेगा, पूरा मैथ सॉल्व कर लो, पूरा ईवीएस सॉल्व कर लो। टाइम बचता है और आपको लगता है कि नहीं, आप सेटिस्फाई नहीं हो, एनसीईआरटी का लेवल आपको हल्का लग रहा है, तो फिर आप हायर क्लासेस पे या जो भी आपकी पब्लिकेशंस होती हैं, अलग अलग प्राइवेट पब्लिकेशंस, उनकी बुक से आप गो थ्रू कर सकते हो। बट पहले एनसीईआरटी कवर करो, ये है स्मार्टली काम करना। ठीक है, अंधेरे में तीर नहीं मारना है, और बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं करना है। लेवल 2 की बात करें तो वो हमारा टीजीटी का है। टीजीटी पे बात करें तो आपकी 6 टू 10th की आपको बुक्स कवर करनी है, और ब्लाइंडली कवर मत करना, पहले आप अपना सिलेबस भी देख लेना। ठीक है, तो सिलेबस पहले देखो, अपना सिलेबस आप समझो, और सिलेबस के लिए मैं टेलीग्राम पे सारे, अभी इस वीडियो को जैसे अपलोड करूँगी उसके बाद मैं तीनों लेवल्स का कंप्लीट सिलेबस भी अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं है तो एक बार अपना सिलेबस भी मैच कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप 6 टू 10th का अपना जो भी आपका कंसर्न बुक है, लाइक टीजीटी एसएस कर रहे हो तो एसएस 6 से 10th क्लास तक का आप एसएस पढ़ के जाएंगे। ठीक है, लेवल 3 में आपको कहाँ तक पढ़ना है। अब देखो, कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया, पीजीटी मैथ्स, या फिर मैं कहूँ अगर आपको कि आपका पीजीटी कॉमर्स छोड़ के, एक्सेप्ट पीजीटी कॉमर्स, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको, और एक हमारा होता है इको, पर इको भी हमारा 9th क्लास से ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट पीजीटी कॉमर्स यानी अकाउंट्स और बीएसटी छोड़ के अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से अप्लाई किया है एस्टेट, तो आपको 9 टू 12th की सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, फिर मैं कहूँगी एक बार अपना सिलेबस फिर भी ज़रूर देखिएगा, लेकिन 9 टू 12th आपको कवर करना पड़ेगा। और जो कॉमर्स है वो कॉमर्स वालों के लिए बता दूं, आपका 11th-12th का सिलेबस आएगा पूरा का पूरा, और ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक्स आपके उसमें दिए हुए हैं। इसके लिए हम बात करेंगे जब मैं अलग से कॉमर्स की वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं पूरी इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी। ठीक है, अब आप ये देखिए 30 डेज स्ट्रेटेजी है, तो हमें कैसे स्मार्टली काम करना है, किस तरीके से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए और आपको भी कॉन्फिडेंस आए एग्जाम हॉल में बैठने टाइम। आपका जो ये वीडियो है वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, पर मैं कोशिश करूंगी 28 अप्रैल से पहले ही वीडियो मैं पोस्ट करूं, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग ये प्लान बनाया है। 28 अप्रैल को भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो 28 मई तक, ठीक है, अब एक दिन तो रेस्ट भी चाहिए, तो 28 मई तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप 10 दिन भी मेरे अकॉर्डिंग कर लोगे ना, 10-15 डेज में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो जाएगा। आप करके देखिए, अगर आपकी खुद की स्ट्रेटेजीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर चुके हो, आप कॉन्फिडेंस में हो, मैं ये नहीं कहूँगी आप मेरी स्ट्रेटेजीज ही यूज़ करो, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आपने अब तक कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो आप मेरी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं, या अपनी स्ट्रेटेजीज में इनको यहाँ से आइडिया लेकर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर इंसान की स्ट्रेटेजीज भी अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, ब्लाइंडली किसी चीज़ के ऊपर नहीं चलना कि इन्होंने ऐसा करके एग्ज़ाम क्रैक किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। अपने आप अपनी डिमांड समझो कि आप देखो कि आप किस लेवल पे खड़े हो, आपको कितना पढ़ने की नीड है, आपने रिवीजन किया हुआ है या बिल्कुल आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। प्लान ए, जो मैं प्लान ए बना रही हूँ, बच्चा क्या सोचेगा कि मेरे को पहले पूरा सिलेबस करना है। सबसे पहले सबके दिमाग में ये आता है, जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी वो 0 से स्टार्ट करता है, अपना पूरा सिलेबस कवर करेगा। आप एक चीज़ समझो, अगर आप 30 दिन का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आप 30 दिन में अपना सिलेबस किसी भी हालत में नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं 1 घंटे एक दिन में, मैं कहूँगी या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, या फिर उन्होंने अपने बॉडी और ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि वो 12 से 14 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप किताब उठाने बैठो और आप सोचो कि मैं आप 30 दिन में 12-14 घंटे पढ़ूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा और मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपका दिमाग थक जाएगा। क्यों कहते हैं कि आफ्टर एवरी 40-45 मिनट्स आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि आपकी बॉडी थक जाती है बैठे बैठे। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल वर्क करोगे तभी आप थकोगे। ठीक है, आप पढ़ते हो, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, आपकी एनर्जी लगती है उसमें, आपको पढ़ते पढ़ते भी भूख लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है।
वो कम हो रही है धीरे धीरे, आप एग्जॉस्ट फील करते हो, तो आप एकदम से ये सोचोगे ना अब दिन रात एक कर देंगे, एकदम से कोई भी दिन रात एक नहीं कर सकता। दिन रात एक वही कर सकता है एग्जाम से पहले जिसने पीछे 6 महीने तक अपनी बॉडी और ब्रेन को ट्रेन किया है उस उतने घंटे पढ़ने के लिए, और वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ रखी है, आप एकदम से 5 घंटे पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। धीरे धीरे अपने आप को पुश करो, आज 1 घंटा पढ़ा, फिर 1.5 घंटा पढ़ा, या फिर 15 मिनट पढ़ा, ऐसे करते करते आप 4 से 5 6 घंटों पे जा सकते हो। ठीक है, तो आपने कंप्लीट सिलेबस किया, ये आपका फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। फिर आपने सिर्फ सिलेबस ही किया, अगर ऐसा हो रहा है कि 20-25 दिन में आपने सिर्फ सिलेबस ही कवर किया, क्योंकि सिलेबस सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है, आपको सीडीपी भी करना है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हमें सीडीपी भी करना है, हमें लैंग्वेज भी करना है, हमें जीके रीजनिंग मैथ भी करना है, और अपना सब्जेक्ट भी करना है। तो आप खुद सोचो क्या ये 30 डेज में पॉसिबल है कि आप पूरा सिलेबस कर लो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने कर भी लिया तो जब तक उसका आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करोगे, मैं ये नहीं बोल रही रिवीजन, मैंने वर्ड यूज़ किया मल्टीपल टाइम, जब तक मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे इस सिलेबस को कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब ज़ीरो है, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेंगी। सिर्फ बुक्स को रीड करने का मतलब नहीं होता कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया। सिलेबस पूरा करने का मतलब है जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उसके आपने बाकायदा रिवीजन किया है, आपने प्रैक्टिस करी है, आपने एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, और आप क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए उस चैप्टर में से आपको दोबारा वो चैप्टर देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अदर देन योर शॉर्ट नोट्स, वो होता है सिलेबस कंप्लीट करना। देन आपने रिवीजन किया, आपको पीवाईक्यू करना है, आपको मॉक करना है। अगर ये 4 चीज़ें आपने करनी है, आपका आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट प्लान जो ए जो है वो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है 30 डेज में पॉसिबल नहीं है। गोल ऐसा बनाओ जो अचीवेबल हो, हवा में बातें नहीं करनी है। तो ये अचीवेबल मुझे नहीं लग रहा, और अगर अचीव कर लिया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो अब आ जाओ प्लान बी पे, जिस पे मैं काम करती हूँ। एस्टेट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पीवाईक्यूज़ के हिसाब से एग्ज़ाम देता है। लाइक जो पीवाईक्यूज़ आते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, अब तक तो हुए हैं, तो जो अब तक हुए हैं हम उसी हिसाब से काम करेंगे। नया क्या धमाका कर दे उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें पता है एटलीस्ट उस पर हम स्मार्टली वर्क कर लें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। हमें पहले पीवाईक्यूज़ उठाने हैं, एक दिन लगा दो, एक दिन सिर्फ पीवाईक्यूज़ को उठाओ। मैं पीवाईक्यू की पीडीएफ भी भेज दूंगी आपके पास, और बताओ। ठीक है, मैं पीवाईक्यू की वीडियो भी टेलीग्राम पे भेज दूंगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सेम जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, सेम इस पे डीपी लगी हुई है। और लिंक चाहिए तो लिंक इसके हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से डायरेक्टली भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ मैं आपको सारी पीडीएफ शेयर करूँगी। अच्छा, एक और बात, पीडीएफ किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप ये ध्यान देना कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो सीडीपी हो गया आपका, हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है, आपका ये जीके और मैथ रीजनिंग हो गया, वो सब में कॉमन आता है। जो चेंज होता है, लाइक टीजीटी है तो टीजीटी के सारे एग्जाम्स में कॉमन सब्जेक्ट सेम आएंगे, सेम क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ आपका सब्जेक्ट शफल होगा। तो मैं ये मत सोचना कि इसमें कॉमर्स का है या ये तो एसएस का डाल दिया, मैथ्स का डाल दिया, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपका कॉमन सिलेबस में से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पीवाईक्यू का सॉर्टेड, आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे अपना सब्जेक्ट मेंशन कर दोगे कमेंट सेक्शन में, मैं उसके पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। मैंने केवीएस ईएमआर इसके टाइम भी किया है, अगर मेरे को एक कमेंट भी आया ना कि मैम मुझे इसके नोट्स दे दो, मैंने अपनी स्टडीज़ का टाइम निकाल के उसके नोट्स बनवाए हैं। लाइक पीडीएफ मैंने ढूंढी है, बनाई नहीं है, पीडीएफ ढूंढी है, मैंने शेयर किया है। तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, इतना हो गया, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर पूरा खिचड़ी पक गई है। चलो, उसके बाद पीवाईक्यू आपने उठाई, पीवाईक्यू को पहले आप एनालाइज करोगे, जो मैंने आपको बोला एक दिन लगाओ, ज़्यादा दिन नहीं लगाना क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। आप उसको प्रॉपर एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आप अपने नोट्स बनाओगे। नोट्स कैसे बनाने हैं, एक तो आप पीवाईक्यू में से सारे क्वेश्चंस उठाओ और उनको नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो कि कौन सा टॉपिक, क्या क्वेश्चन आया था, उसका क्या आंसर आया था, थोड़ा सा उसकी डेप्थ में लिख लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे पीवाईक्यू में जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, जो आपको लगेगा यहाँ पे तो कंसेप्ट हिला पड़ा है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, वहाँ पे फिर आपको क्या करना है, आप उसके कंसेप्ट पे जाओगे, अपना वो चैप्टर उठाओ, फाइंड आउट करो कौन सा चैप्टर का टॉपिक है, आप थोड़ा सा उस चैप्टर के में से उसके बारे में पढ़ो, कोई यूट्यूब वीडियो देख लो अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपना कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, जो नोट्स आपने बनाए हैं पीवाईक्यू से, या जो भी आपने कंसेप्ट क्लियर किए थे और कंसेप्ट क्लियर करके जो आपने नोट्स बनाए थे उनको आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, और लास्ट में आपको मॉक देना है। ये मॉक आप कैसे दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो, और आप अपने पीवाईक्यू को भी सॉल्व कर सकते हो कम्प्लीटली। ऑनलाइन का मतलब आप, मैं आपको सजेस्ट करूँ तो टेक्स्ट बुक है, ऐप बहुत अच्छी है, ट्रस्टवर्दी है, मैंने बहुत एग्जाम्स दिए हैं, और मैं कहूँगी एक ही साइट को पकड़ लो और उसी पे भरोसा कर लो मल्टीपल टाइम्स। ये मत सोचो ये पीवाईक्यू तो मैंने देख लिया, इसका तो मैंने एनालाइज किया था, मुझे तो पता है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे तो उनके आंसर भी याद होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको पूरा का पेपर, पूरा पेपर याद है फिर भी दो। ठीक है, 3 घंटे बैठो और दो।
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को 2.5 घंटे, सॉरी 3 बोल दिया, 2.5 घंटे बैठने की हैबिट डालो और उसको पेपर को प्रॉपर एग्जाम के तरीके से फॉलो करो। इतना कर लिया, अब आपके ऊपर है। मैंने आपको 2 प्लान दे दिए, प्लान ए और प्लान बी, इन दोनों में से जो आपको सुटेबल लग रहा है कि जो आप ये 30 डेज में कर सकते हो, उसको अप्लाई करो और उस पर काम कर लो। फिर मतलब डिस्ट्रस्ट नहीं करना। एक बार एक प्लान पकड़ लिया तो उसी पे ही जाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो उस चीज़ के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और आप कर जाओगे। ट्रस्ट योर सेल्फ। चलिए, अब डेली टाइम टेबल और डेली टारगेट पे बात कर लेते हैं कि आपका डेली टाइम टेबल कैसा हो सकता है, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, क्या टारगेट्स पे आपको काम करना है। देखो, जो ये मैं वो बता रही हूँ जो आप इस 30 डेज में आपको कर लेना चाहिए। आप सीडीपी और आपका जो मेन सब्जेक्ट है, ये आपका दोनों मिला के 30 + 60 दोनों कितना हो गया, ये अकेला ही 90 मार्क्स का है। ठीक है, और 90 मार्क्स से आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मतलब यहाँ आपने जैसे ही 90 स्कोर किया आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाते इन दोनों को मिला के। तो आपको सीडीपी और जो आपका मेन सब्जेक्ट है ये आपको डेली करने हैं। अगर ये नहीं कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आज लिखवा लो, दोबारा आके इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि अगर आपका सीडीपी और मेन सब्जेक्ट क्लियर नहीं है और आप ये सोचो बाकी सब्जेक्ट से या इसमें तुक्का मार क्योंकि नेगेटिव नहीं है और मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो आपको सीडीपी करना है, मेन सब्जेक्ट करना है। सीडीपी कैसे करोगे, इसकी मैं आपको बुक्स बता दूंगी, इसकी मैं खुद भी क्लासेस लूंगी। ठीक है, पीजीटी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, पीआरटी टीजीटी में तो फिर भी थोड़े फैक्चुअल डेटा आ जाते हैं, लेकिन पीजीटी में जब तक आप सीडीपी को नहीं समझोगे, इन डेप्थ नहीं समझोगे, आप सीडीपी में आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आप तुक्के ही मार के आओगे, आपको लगेगा ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और जब आंसर की आएगी तो आपका गलत मिलेगा आंसर। ठीक है, तो पीजीटी का मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, पीजीटी में अगर आपको सीडीपी करना है तो आप ये सोचोगे कि एक हफ्ता पहले मैं मैराथन लगा लूँगा, मैं एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले, 2 दिन पहले पूरा मैराथन देख लूँगा, मैं 10 घंटे की मैराथन देख लूँगा। नहीं होगा। सीडीपी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जो आपने एक दिन 2 दिन पहले पढ़ा और आप करके आ जाओगे, नहीं कर सकते। लास्ट मोमेंट के लिए सिर्फ रिविजन रखो, लास्ट मोमेंट में नया टॉपिक नहीं हो सकता। आपका ब्रेन जो है, आपका जो दिमाग है, वो इतनी चीज़ें पढ़ चुका होता है, वो इतने स्ट्रेस में आ चुका होता है कि वो नई चीज़ों को नहीं याद रख पाएगा। तो इस चीज़ को समझो। ठीक है, और आपका मेन सब्जेक्ट, ये 2 चीज़ आपको डेली मैनेज करनी है। आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लो। ठीक है, हरियाणा जी के लैंग्वेज जिसमें हिंदी इंग्लिश का पार्ट है, कि हम ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हो। जैसे कि आपने सीडीपी लिया, मेन सब्जेक्ट लिया, इसके साथ एक दिन आपने हरियाणा जी के ले लिया और एक दिन आपने हिंदी और इंग्लिश ले लिया। इस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स एक दिन करोगे तो वो भी मैनेज करने में दिक्कत है। अगर आप वर्किंग नहीं हो और आप बिल्कुल फ्री हो, सिर्फ पढ़ाई पे हो, तो आप फिर भी कर सकते हो। बट आप वर्किंग हो या फिर आप मैरिड हो और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की आपके ऊपर, तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि नहीं हो पाएगा आपके लिए पॉसिबल। ठीक है, लड़ाइयाँ हो जाएंगी घर में इस बात पे कि पूरे दिन पढ़ती रहती है। तो चलिए आगे मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग मैं कहूँगी कुछ मत करो, सिर्फ पीवाईक्यू करो। ये मत सोचो कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना, कुछ भी जीरो नहीं होता। आप ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे हो, पढ़ चुके हो, और ये पहले भी कर चुके हो, और मैं मानती हूँ कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पहले भी दे चुके होगे। नहीं भी दिया होगा तो मैथ और रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो आपके लिए सबसे पहले स्मार्ट स्ट्रैटेजी, आप पीवाईक्यू उठाओ। पीवाईक्यू में देखो कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर वो टॉपिक आपको आता है, लाइक टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस इस लेवल के मुझे आते हैं, तो उसको मत करो, उसकी सिर्फ पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो। आपको लग रहा है कि ये वाला टॉपिक हो गया, या ट्रेन वाला टॉपिक हो गया, या बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक हो गया, और आपको ये टॉपिक्स नहीं आते, आप यूट्यूब पे जाओ, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक हो, पहले कभी आपने ली हो, आप किसी सिबलिंग की हो, उसे बुक ले लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। या सिंपल यूट्यूब पे जाओ, पर्टिकुलर टॉपिक डालो, जो भी टीचर अच्छा लगता है उसकी 3-4 वीडियो देख लो। ठीक है, नोट्स बना लो, उसके शॉर्ट नोट्स, मतलब जो भी वो ट्रिक्स बताता है, और उस पर प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, यूट्यूब देखने का फायदा नहीं है, नोट्स बनाने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो इतना काम अगर आप कर सकते हो मैथ और रीजनिंग के लिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं बताऊंगी, पर्टिकुलरली बुक भी बताऊंगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो बुक्स के बारे में मैं पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा गाइड करूंगी। ठीक है, फाइनल टिप जो मेरी साइड से है वो ये है कि आपको पीवाईक्यू, मैं बहुत फोकस कर रही हूँ चीज़ पे, आप पीवाईक्यू करो अच्छे से। पीवाईक्यू को एनालाइज करके रिवाइज करो, जहाँ पे भी आपकी गलती हुई है उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। मॉक दो, मॉक टेक्स्ट बुक पे जाओ, फ्री में भी मिल जाते हैं, काफ़ी टेस्ट तो फ्री आते हैं, वीकली एक टेस्ट तो आपको फ्री मिलता ही मिलता है। तो वीकली टेस्ट दो, अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो ऑल्टरनेट डेज पे हर 2 से 3 दिन में आप अपना टेस्ट दे सकते हो। जो इन सबको करना है, जो मेन चीज़ है वो ये है कंसिस्टेंसी। एक भी दिन, अभी 30 दिन में वेस्ट मत करना। कभी आज शादी, आज कुआ पूजन, आज बर्थडे पार्टी, आज ये है वो है, भूल जाओ। ठीक है, आप कर रहे हो, भले ही आपने आधा पीवाईक्यू करा किसी दिन, लेकिन किया, आपकी तबीयत खराब हो, कुछ भी किया, लेकिन एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहो। कोई भी दिन ऐसा मत जाने दो कि आज तो बिल्कुल जीरो हो गया, आज तो आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई भी दिन मत जाने देना। जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंसी से करना है, एग्जाम हो जाएगा क्लियर। ठीक है, भरोसा रखो।
तो फाइनल कि आपको स्टडी कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, उस पे बात कर लेते हैं। आप अपने ना शॉर्ट नोट्स बनाओ। एक ये पेज है, इस पेज को ना हाफ में ऐसे फोल्ड कर लो, ठीक है। कुछ नोट्स यहाँ छोटे छोटे राइटिंग में, कुछ नोट्स यहाँ बनाएं, कुछ नोट्स यहाँ बनाएं। इसको पलट लो, फिर वो दूसरी साइड जो प्लेन साइड होगा, अगेन उस पर कुछ नोट्स यहाँ बनाओ, कुछ नोट्स यहाँ बनाओ। आप ये देखोगे कि देखो दिमाग पे काम करते हैं कुछ चीज़ें, होता है ना कि हमें अपने दिमाग को बुद्धू बनाना होता है, वो वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। क्या होगा कि कुछ आपके जो छोटे टॉपिक्स होंगे ना, वो हो सकता है ये हाफ पेज पे आ जाए, ठीक है। या फिर आपका एक पूरा जो शीट होती है A4 साइज शीट, उसको आगे पीछे मिला के आपका पूरा एक चैप्टर के नोट्स बन गए। अब जब आप रिवाइज करोगे तो आपको खुद को बड़ा सुकून मिलेगा, यार सिर्फ ये एक पेज पढ़ना है और तेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। या फिर आपको एक पेज पढ़ना है, इसमें तेरे 3 चैप्टर के नोट्स आ गए, तेरा पूरा रिवाइज हो गया। तो जब हम कम चीज़ें हमारे सामने रहती हैं ना, तो हमारा पढ़ने का मन करेगा, हम नेगेटिव नहीं होते, हम बर्डनसम फील नहीं करते, हमें स्ट्रेस नहीं होता। तो ये भी थोड़ा सा साइंटिफिकली चीज़ ना हमारे साइकोलॉजी पे वर्क करती है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाओ। दूसरा नोट्स को कैरी करना ईजी है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि रिविजन कर लेना चाहिए, तो आप अपनी गाड़ी में बैठ के या कहीं भी बैठ के आप ये कुछ थोड़े से पेज लेके जाओगे पिनअप किए हुए, उनको पढ़ोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ट्रस्ट में इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीवाई को ज़रूर सॉल्व करो, उनको एनालाइज करो, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, चैप्टर का कौन सा टॉपिक है जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको ये होता है एनालाइज करना। आपकी कहाँ गलती हो रही है, आपका टॉपिक क्लियर नहीं है या गैस वर्क से गलत हुआ, जो भी है, फिर उस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। कंसेप्ट को क्लियर ज़रूर करना, ठीक है। और उसके बाद आपको वीकली टेस्ट देना है। ये रहेगी आपकी पूरी 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी। और फिर हम मिलेंगे एग्ज़ाम वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन, और फिर बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इस तरीके से काम करने में, ठीक है। बाकी जो भी आपके सजेशंस हो, आपको लग रहा है कुछ और चीज़ें इस वीडियो में ऐड कर देनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी, या फिर जो भी क्वेरीज रहेंगी अगर कमेंट सेक्शन में हो पाया तो मैं वहीं पर भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी बुक के ऊपर, कंप्लीट गाइड। मैंने कौन सी बुक यूज़ करी और कौन सी सजेस्टिव बुक्स हो सकती हैं, उसके ऊपर पूरी बात करेंगे। नोट्स का प्रॉपर मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए, अपने हैंड रिटन नोट्स, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं CDP की क्लासेस लेंगे, हिंदी इंग्लिश इन सब की मैं क्लासेस धीरे धीरे लेके आऊँगी आप सबके लिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ते रहिए, एचटेट डेफिनेटली आप कर पाओगे, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।